दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल सजा सुनाई गई है। डोरांडा चारा घोटाले केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लालू प्रसाद यादव के अलावा चारा घोटाले के इस बड़े मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश सरकार के अंदर ही अलग अलग राय देखने को मिलती रहती है। ताजा बयान बीजेपी कोटे से राज्य कैबिनेट में शामिल कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह का है, जहां अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। बिहार के कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर देश के अंदर हिंदू आबादी घटेगी तो फिर देश एक बार फिर से विभाजन की ओर बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुस्लिम आबादी को बढ़ने से रोका नहीं गया तो फिर ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये उनका कहना है। दरअसल विपक्ष द्वारा जातिगत जनगणना कराने को लेकर के बार बार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में हैं और जल्द ही सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह बात जातिगत जनगणना के संदर्भ में कही है। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि जातिगत जनगणना की मांग जो कर रहे हैं वे जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते। अमरिंदर प्रताप सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश के साथ साथ बिहार के कई जिलों में खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी इलाकों के कई गांव में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन जिलों के कई गांव ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी कम होती जा रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो फिर बिहार की हालात काफ़ी खतरनाक हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू आबादी किसी क्षेत्र विशेष में घटा है तो फिर देश बटा है। उन्होंने कहा है कि बिहार जैसे राज्य में जातिगत जनगणना नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए। जब उनसे यह भी पूछा गया कि बिहार में आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ है तो उन्होंने कहा है कि कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है और बिहार में लगाना ही चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि हिजाब विवाद कर्नाटक से चल करके अब बिहार पहुंच गया है। इसी विवाद में बिहार ने भी एक नई कड़ी जोड़ दी है। हिजाब को लेकर के बिहार में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बैंक में एक मुस्लिम लड़की को केवल इसलिए पैसे की लेन देन से मना कर दिया जा रहा है क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा है। मीर फैजल नामक यूजर ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। उसका दावा है कि यह वीडियो बिहार के बेगूसराय का है। ट्वीट में दावा किया गया है कि बेगूसराय के मंसूरचक स्थित एक बैंक में हिजाब पहन करके पहुंची एक लड़की को बैंक कर्मियों ने रोक दिया। इस वीडियो के शेयर होते ही बिहार की सियासत तेज हो गई है। मीर फैजल के ट्वीट को शेयर करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऑफिस वाले ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया गया है। तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें नजर आ रहा है कि बैंक के अंदर हिजाब को लेकर के लड़की और उसके परिजनों का बैंक कर्मियों से विवाद चल रहा है। जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछा है कि आखिर कुर्सी के लिए आप बिहार में ये सब क्या करवा रहे हैं, माना आपने अपना विचार, नीति, सिद्धांत और अंतरात्मा सब भाजपा के पास गिरवी रख दिया है, लेकिन संविधान की जो शपथ ली है कम से कम उसका तो ख्याल रखिए। ऐसे कारनामों के लिए जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करिए। जाहिर है इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार में हिजाब को लेकर के नए सिरे से राजनीति गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़की बेगूसराय के मंसूरचक में स्थित यूको बैंक की शाखा में पैसे का लेन देन करने पहुंची थी। वहां बैंक कर्मियों ने हिजाब का हवाला देते हुए उसे ट्रांजैक्शन से रोक दिया। इसके बाद लड़की के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। जब बैंक कर्मियों और परिजनों के बीच तू मैं होने लगी, बैंक कर्मियों से परिजन उस आदेश को दिखाने की मांग कर रहे थे जिसमें हिजाब पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन बैंक कर्मी थे कि आदेश नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उसके पास आदेश थे ही नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में कल हाजिर होकर के लोगों की शिकायत सुन रहे थे। किशनगंज से आए एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय की पोल खोल दी। शख्स ने कहा है कि हमारे पंचायत में नल जल योजना पूरी तरीके से फेल है और उन्होंने कहा है कि हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं है। ये सुनते ही सीएम नीतीश कुमार उखड़ गए। उन्होंने कहा है कि हम पंचायत भवन नहीं जानते, हम लोग पंचायत सरकार भवन जानते हैं। वहीं समस्तीपुर से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी महत्वाकांक्षी नल जल योजना
की परिभाषा बताया। जब फरियादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि सर आप आए हैं तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन नल जल योजना फेल है। नल तो है, नल में जल नहीं है। फरियादी ने कहा है कि सर आपके नल योजना की परिभाषा यही है कि नल है लेकिन नल में जल नहीं है, यह सिर्फ दिखावे की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल योजना की परिभाषा सुनकर के फरियादी को अफसर के पास भेज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फरियादी ने कहा है कि हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं बना है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर तल हो गए। उन्होंने कहा है कि हम पंचायत भवन नहीं बनाते हैं, हम तो पंचायत को सरकार मानते हैं और पंचायत सरकार भवन बनाते हैं। वहीं पर किशनगंज से आए एक व्यक्ति ने सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय की हवा निकालते हुए कहा है कि हमारे पंचायत में सिर्फ वाटर टावर बना करके खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज तक किसी के घर में एक बूंद तक पानी नहीं पहुंचा पाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अधिकांश गांव में तो नल जल योजना पहुंच गया है, आप कह रहे हैं कि नल जल पहुंचा ही नहीं है। फरियादी ने कहा है कि जब आपके यहां शिकायत की है तो फिर आनंद फानन में काम शुरू हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को फोन लगाया और कहा है कि इस मामले को देखिए। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे साल आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन होली, दिवाली और छठ ऐसे मौके होते हैं जब आप अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये त्यौहार अपने के संग मनाने में एक अलग तरह का आनंद महसूस होता है। जहां होली 2022 के मौके पर भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अपने घर बिहार पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में सीट नहीं मिल पा रही है। कहा जा रहा है कि होली की वजह से मई तक ट्रेन की सभी सीटें फुल हो गई है। ऐसे में क्या घर लौटने के सभी विकल्प बंद हो गए हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यदि थोड़े धैर्य के साथ तलाश की जाए तो फिर विकल्प भी है, और वह भी वाजिब दाम के साथ। हम कुछ विकल्प आपको अभी बताने जा रहे हैं। ट्रेनों में अभी 100 से 200 वेटिंग। होली में प्रदेशवासियों को घर की खुशियों में शामिल होने के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है। कारण यह है कि दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब, अमृतसर, हरियाणा, कोलकाता, गुवाहाटी आदि से आने वाली ट्रेनों में मई माह तक किसी भी कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। जब बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, गरीबनाथ एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में अभी 100 से 200 वेटिंग चल रही है। ऐसे में यदि आप अपनी कार या फिर किराए पर गाड़ी लेकर के आने की कोशिश करते हैं तो फिर यह महंगा साबित होगा। यात्रियों के भीड़ को देखते हुए बस वालों के नखरे भी बढ़ गए हैं। जब कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे तो फिर तत्काल टिकट मिल सकता है। यूं तो इसकी संख्या सीमित होती है, लेकिन मिल जाए तो फिर बेहतर विकल्प है। अब दूसरे विकल्प की बात करते हैं कि भारतीय रेल की ओर से सभी प्रमुख त्योहारों के मौके पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता है। इसके साथ ही कोलोन ट्रेनें भी चलाई जाती है। जरूरत केवल तत्पर रहने की है। जब पूजा स्पेशल ट्रेनों की जानकारी बहुत कम लोगों को ही हो पाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। जब बेखौफ अपराधी हर दिन हत्या, लूट जैसी जघन्य अपराध वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में फेल साबित हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार के सहरसा का है, जहां बदमाशों ने एक दुकानदार की गला रेत करके बेरहमी से हत्या कर दी। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने सब उठाने से मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र की सहसोल बाजार में रविवार की देर रात अपराधियों ने 30 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हरकंप मच गया, सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बथनाहत गांव के निवासी दिनेश सादा का पुत्र संतोष सादा के रूप में की गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। जब मृतक संतोष सादा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन अब उसकी भी जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट आए थे। महामारी से पहले के समय से तुलना करें तो फिर लॉकडाउन के बाद मनरेगा के तहत रोजगार में खासा इजाफा हुआ है। जिन 4 राज्यों से लोग सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, उन राज्यों में रोजगार योजना के तहत खर्च बढ़ गया है। जब वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ था, अब तक 94,994 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 20,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट से इसकी पूर्ति की गई है। जब कोविड की पहली लहर के दौरान सबसे ज्यादा लोग बिहार लौट कर आए। जब बिहार में इस साल अब तक 5771 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस राज्य में कुल 3371 करोड़ ही खर्च हुआ था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव का अनोखा अंदाज सामने आया है। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से जहां राजद कार्यकर्ताओं में दुख और निराशा है, लेकिन दूसरी तरफ इस दुख को कम करने के लिए तेजस्वी यादव अपने पिता के अंदाज में ही घूमते नजर आ रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजसन गांव पहुंचे तेजस्वी यादव ने बीच रास्ते में ही एक पान दुकान पर अपना काफिला रोक दिया और पान दुकान पर पान खाने चले गए। पान दुकानदार भी अचानक राजद नेता तेजस्वी यादव को देख करके उत्साहित हो गया और अपनी दुकान से तेजस्वी यादव के लिए टॉप कैटेगरी का पान खिलाया। उसने पान खाते हुए तेजस्वी यादव का वीडियो भी बनाया। पान दुकानदार पर ही कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई और तेजस्वी यादव ने वहीं पर कार्यकर्ताओं की बैठक लगा दी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बात की। जहां इससे पहले कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा होने को लेकर के विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय होते हैं तब तब षड्यंत्र रचा जाता है। 1990 से लगातार लालू प्रसाद यादव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 1990 से अब तक देश में और कोई घोटाला हुआ है कहां। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर में जेल प्रशासन की अमानवीय और शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां जेल में बंद कैदी की मौत के बाद उसे हथकड़ी पहना करके अस्पताल पहुंचाया गया। अब मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन इसकी लीपापोती की कोशिश कर रही है। इधर मृत कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार पर भड़के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल रविवार को हाजीपुर जेल में बंद एक कैदी को दोपहर करीब 3 बजे हाजीपुर जेल प्रशासन अस्पताल पहुंचाया था। कैदी लालगंज थाने में एक आपराधिक मामले में जेल में बंद था। यहां लालगंज के राजकिशोर नाम का एक बुजुर्ग को 4 दिन पहले जेल भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई। जब बताया जा रहा है कि कैदी की जेल में मौत हो चुकी थी, लेकिन अपनी नाकामी और लापरवाही छिपाने के लिए जेल प्रशासन मुर्दा कैदी को बीमार बता करके अस्पताल लेकर पहुंचा था, हथकड़ी बांध करके। जी हां, जिले के अधिकारियों को भी जेल प्रशासन ने खबर दी कि कैदी बीमार है। परिजनों को भी कैदी की मौत की खबर देने के बजाय जेल प्रशासन ने खुद को बचाने के लिए चिट्ठी लिखकर के खबर दी। जेल प्रशासन ने परिजनों से कहा है कि बीमार कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब परिजन भागे भागे अस्पताल पहुंचा तो फिर अस्पताल में कैदी का शव मिला, यानी कि मृत कैदी मिला। इसके बाद जेल प्रशासन ने परिजनों को बताया गया है कि कैदी बीमार था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन से इस मामले में सवाल जवाब करने लगे। तब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया है कि जेल से अस्पताल पहुंचा कैदी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुका था और अस्पताल में उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ। जेल में हुई कैदी की मौत मामले में प्रशासनिक तंत्र ने केवल लापरवाही नहीं बल्कि जो तस्वीर दिखी वह बेहद अमानवीय थी। मुर्दा कैदी को जिंदा बताने के लिए जेल अधिकारियों ने शव को यानी कि मृतक कैदी को हथकड़ी में जकड़ दिया था और तब कैदी को अस्पताल पहुंचाया था। इसके बाद जेल प्रशासन की इस हरकत पर परिजन भड़क गए और हंगामा करने लगे। जेल महकमे की इस अमानवीय और शर्मनाक करतूत मामले में हंगामे और फिर बवाल के बाद मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी का एक और बढ़िया अवसर सामने आया है। यहां की स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4000 पदों को भरा जाएगा। ये भी आप जान लें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही है, इसीलिए अगर आप भी इच्छुक और योग्य हो और किसी कारण से अब तक अप्लाई ना कर पाए तो फिर अब आवेदन कर दें। CHO के इन पदों पर भर्तियां बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने निकाली है। ये वैकेंसीज नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर निकाली गई है। इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जहां ऐसा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का पता है statehealthsocietyBihar.org, यानी कि इस वेबसाइट से जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 3 मार्च 2022 है। अंतिम समय का इंतजार ना करें और समय रहते ही अभी जाकर के आवेदन कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तपिश बढ़ रही है तो फिर रात ठंड में डुबकी रहती है। यह तापमान में वृद्धि होने के कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहाँ मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पछुआ हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहाँ अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने के साथ आसमान साफ रहेगा। वही
24 फरवरी को प्रदेश दक्षिण पूर्व हिस्से के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के साथ या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद यानी कि 26 फरवरी से बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने के आसार है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं औसत अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब व्यापक स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। जी हां, अब इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। सभी साइबर अपराधियों, खास करके बड़े अपराधियों की सूची तैयार करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी और आयकर विभाग को संपत्ति जब्ती से संबंधित आगे की कार्रवाई करने के लिए सौंप दी जाएगी। इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है कि वे साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाएं। इस अपराध में पकड़े जाने वाले सभी आरोपियों की संपत्ति की समुचित जांच शुरुआती स्तर पर करने के बाद इनकी सूची ईओयू को भेजे। जिलों से जैसे जैसे साइबर अपराधियों की सूची आती जाएगी उसे ईडी या फिर आयकर विभाग को कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा। जहां अब तक पटना जिले से एक साइबर अपराधी का प्रस्ताव ईओयू के पास आया है, जहां इसे जल्द ही ईडी के पास भेज दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पुलिस को साइबर क्राइम के 6 हॉट स्पॉट जिलों में कार्रवाई का टास्क सौंपा गया है। अब तक बिहार में साइबर क्राइम के अलग अलग मामलों में करीब 1000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले एटीएम या फिर बैंक खातों से फ्रॉड करके पैसे निकालने से जुड़े हैं। इस अपराध में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति खंगाली जाएगी और ठगी करके जितनी संपत्ति जमा रखी होगी उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी 2021 के माध्यम से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को अधिक फीस देनी होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक फीस बढ़ा दी है। जब सत्र 2020 में कटिहार मेडिकल कॉलेज की फीस 12 लाख रुपए सालाना थी, लेकिन साल 2021 में BCECEB को सौंपे फीस स्ट्रक्चर के अनुसार इस कॉलेज की फीस 14,55,000 रुपए सालाना हो गई है। वही सत्र 2020 में नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम की फीस 15,51,000 रुपए थी, लेकिन इस बार स्टूडेंट को 17,24,000 रुपए देने होंगे। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज की फीस 2020 में 12,48,000 रुपए थी, लेकिन इस बार 13,88,000 रुपए सालाना देने होंगे। जब मधुबनी मेडिकल कॉलेज की फीस 13,50,000 रुपए थी, लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट को 3 लाख रुपए हॉस्टल चार्ज, 1 लाख रुपए सर्विस चार्ज देना होगा। जब कुल मिलाकर के स्टूडेंट को 18,50,000 रुपए देने होंगे। NSIT ने फीस में कमी कर दी है। इस बार नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज पटना ने 20 लाख रुपए सालाना फीस रखी है। दोस्तों बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और वे कोई मौका नहीं छोड़ते बीजेपी नेतृत्व को असहज करने का। जब फिलहाल उनका ताजा हमला संघ प्रमुख यानी कि RSS प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पर है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार सत्ता में लौटी तो फिर दंगा मंत्री का नया पद बनेगा। जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार आए तो फिर यहां नई पोस्ट दंगा मंत्री की निकाली जा रही है। नागपुर से इसको लेकर के ऑर्डर आ गया है। RSS की शाखा नागपुर से इसको लेकर ऑर्डर आ गया है कि दंगा मंत्री की एक पोस्ट और निकाली जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि वह मंत्री गृह मंत्री के नीचे तीसरी पोजीशन पर अपना काम करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दंगा मंत्री से बयानबाजी करवाई जाएगी, क्योंकि इनको सबको बयान देना पड़ते हैं तो सारे बदनाम हो जाते हैं। इस नई कवायद में कम से कम एक नेता ही बदनाम होंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव पैदा करना है। उनका कहना था कि इससे पार्टी को चुनाव में फायदा मिलता है। जब तक ऐसे नहीं होता तब तक ये लोग बेचैन रहते हैं। राकेश टिकैत ने चुनाव में जनता को सचेत करते हुए कहा कि वे झूठे वादे में ना फंसे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान जो शब्द आते हैं वे 2.5 महीने के पैरोल पर आते हैं। लोग इनमें ज्यादा ना फंसे। रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मामलों पर प्रत्याशी से प्रश्न जरूर करें। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन का फर्क चुनाव में पड़ना निश्चित है। अगर ईमानदारी से चुनाव होते हैं तो फिर भाजपा को नुकसान होगा और किसान बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद के बीच कहा है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। ओवैसी ने कहा है कि तुमको मजहबी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सिर पर टोपी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं सिर पर टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर नाचूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? हम सिर झुकाएंगे सिर्फ अपने करीम के सामने। दुनिया में रहेंगे तो फिर भारत के संविधान के तहत अपनी पहचान को बरकरार रखेंगे। एआईएमआईएम ने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि यह वीडियो कब का और कहां का है। जब गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक के उडुपी शहर में स्थित एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने अंतरिम फैसले देते हुए धार्मिक प्रतीक पहन करके शिक्षण संस्थानों में जाने पर रोक लगा दी है। ओवैसी के इस बयान को इसी विवाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। इससे पहले 13 फरवरी को भी ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा था कि इंशाअल्लाह एक दिन देश में एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। अगर हमारी बेटियां कहती है कि अब्बा मैं हिजाब पहनना चाहती हूं, तो अम्मा अब्बा कहेंगे कि पहनो बेटा, देखते हैं तुम्हें कौन रोकता है। नकाब पहनेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन एसडीएम बनेंगे और एक दिन एक बच्ची हिजाब पहन करके देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप बिहार के किसी भी जिले में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आप 7 तरह की ज़मीन बिल्कुल भी भूल कर ना खरीदें। इससे आप कानूनी लफड़े में पड़ सकते हैं और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए ज़मीन खरीदने के दौरान आप इन बातों का अनिवार्य रूप से ख्याल रखें, जो बात अभी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के किसी भी ज़िले में अगर कोई ज़मीन किसी मठ या फिर मंदिर की है तो आप इस ज़मीन को भूल कर भी ना खरीदें। अगर कोई ज़मीन खास महल की है तो आप इसे ना खरीदें, क्योंकि इस ज़मीन पर बिहार सरकार का कानूनी अधिकार होता है। अगर कोई जमीन सरकार के संबंधित विभाग की है तो आप इस जमीन को ना खरीदें, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिहार के किसी भी जिले में अगर गैर मजदूरा जमीन है तो फिर इसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, इसलिए आप ये जमीन ना खरीदें। अगर कोई जमीन केसर हिंद की है तो इस जमीन को भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि ये जमीन बिहार और केंद्र के अधिकार में होती है। अगर किसी जमीन पर केस या फिर मुकदमा कोर्ट में लंबित है तो आप इसे भी ना खरीदें। अगर किसी जमीन पर बैंक से लोन लिया गया है या फिर इसे गिरवी रखा गया है तो फिर आप इसे भूल कर भी ना खरीदें। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा 9 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। जहां ये अनुदान 200 टन क्षमता का अनाज गोदाम बनाने के लिए दिया जाएगा। जहां खबर के अनुसार गाँव-गाँव में अनाज का गोदाम बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और हरित क्रांति उप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में अनाज के भंडार के लिए गोदाम बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जो किसान गोदाम बनाएंगे उन्हें सरकार की ओर से अनुदान राशि दिया जाएगा। जहां सरकार ने सभी जिले के कृषि अधिकारियों को अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के साथ गांव में इसका प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत सरकार सामान्य जाति के किसानों को 5 लाख या फिर लागत मूल्य का 50% अनुदान देगी, जबकि अनुसूचित जाति के किसानों को 9 लाख या फिर लागत इकाई का 75% अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार में बुलेट ट्रेन का रूट फाइनल कर दिया है। जब वाराणसी से हावड़ा तक चलने वाली बुलेट ट्रेन का निर्माण पहले चरण में किया जाएगा। यह खबर के अनुसार वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन के लिए बिहार के सासाराम, गया और झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी। इसके लिए कई जगह पर सर्वे का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि वाराणसी टू हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। जहां उन्होंने कहा है कि देश भर में 7 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिन 7 रूट का जिक्र राज्यसभा में किया है उनमें वाराणसी से हावड़ा रूट भी शामिल है। ये तूफानी ट्रेन सासाराम, गया, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हावड़ा को जाएगी, यानी कि बिहार के सासाराम और गया से राज्य का पहला बुलेट ट्रेन गुजरेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा समेत बिहार के सभी जिलों के किसान बीज अनुदान आवेदन ऑनलाइन भरकर सस्ते दाम पर गर्मा मौसम बीज खरीद सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। यह खबर के अनुसार किसान भाइयों और बहनों को बीज के खरीद मूल्य में सरकार द्वारा छूट दी जा रही है। वही ऑनलाइन आवेदन करने में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सकुशल गर्मा मौसम बीज पहुंचाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के किसान मूंग, मक्का, जूट और सूर्यमुखी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के पास बैंक पासबुक, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में होलिका दहन के एक दिन बाद होली मनाई जाएगी। यानी कि लोग एक दिन बाद एक दूसरे को रंग लगाएंगे। मिथिला और बनारस पंचांग के मुताबिक होलिका दहन गुरुवार 17 मार्च 2022 को होगा, जबकि 19 मार्च 2022 को होली मनाई जाएगी। आपको बता दूं कि इस साल लोग होलिका दहन के एक दिन बाद एक दूसरे को रंग लगाएंगे। इस पर मिथिला और बनारसी पंचांग दोनों एक मत है। साथ ही साथ कई ज्योतिषियों ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। आप चाहे तो मिथिला और बनारसी पंचांग को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से सामने आ रही है, जहां सराय रंजन थाना के जमादार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वो भी रंगे हाथों। एसआई को निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जमादार का नाम उमेश सिंह बताया जा रहा है। जहां उस पर आरोप है कि वे एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को रिलीज करने के लिए उसने पैसे की डिमांड की थी। जब बताया गया है कि मोहम्मद वसीम नामक एक व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसकी डायरी कोर्ट में भेजने के लिए एसआई उमेश शर्मा ने मोहम्मद वसीम से रिश्वत में 30,000 रुपए की डिमांड की थी। आपको बता दो कि कोर्ट में डायरी पेश होने के बाद ही गाड़ी रिलीज हो सकती है। जब पीड़ित गाड़ी चालक ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम जमादार को रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल निगरानी की टीम गिरफ्तार जमादार को पकड़ करके अपने साथ ले गई है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिजली बिल जमा नहीं करने पर अब आम आदमी की तरह ही सरकारी संस्थानों की भी बिजली गुल हो जाएगी। जहां बिजली कंपनी ने इसकी कार्य योजना बना ली है। जहां सरकार के अलग अलग विभागों पर बकाया 506 करोड़ की वसूली के लिए कंपनी ने तय किया है कि अब सरकारी महकमे की भी बिजली काट दी जाएगी, ताकि वसूली में तेजी आए। जब पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पाया गया है कि बिजली कंपनी को न केवल आम उपभोक्ता बल्कि सरकारी महकमे पर भी करोड़ों का बकाया है। जी हाँ, 506 करोड़ बकाया की रिपोर्ट सामने आने पर कंपनी ने इसे गंभीरता से लिया है। जब बैठक में तय किया गया है कि जिन जिन सरकारी संस्थानों पर बिजली बिल बकाया है उनकी बिजली गुल हो जाएगी। अभी छिटपुट तरीके से सरकारी महकमे की बिजली काटी जा रही है। इसे अभियान के तौर पर अब शुरू किया जाएगा। कंपनी ने तय किया है कि सभी सरकारी संस्थानों की बिजली वृहद स्तर पर काटी जाएगी। एक दिन में जितना हो सके बिजली काटने का अभियान चलेगा। कंपनी की कोशिश है कि 31 मार्च के पहले आधिकारिक बकाया राशि की वसूली हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डुरांडो कोषागार मामले में 5 साल की सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। लालू प्रसाद यादव ने सजा मिलने के बाद पहली बार ट्वीट करके अपना बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट करके मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अन्याय, असमानता और तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिसके साथ जनता है उसके हौसले क्या सलाखें तोड़ेगी। आपको बता दूं कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डुरांडो कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को पिछले दिनों दोषी माना था, जिसमें 21 फरवरी को सजा सुनाई गई। विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है, जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया गया है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तानाशाही सत्ता से लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। वही लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चारा घोटाले के अलावा ऐसा लगता है कि देश में कोई घोटाला नहीं हुआ है। बिहार में लगभग 80 घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी, एनआई कहां है? देश में एक ही घोटाला और एक नेता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को भूल गई है क्या सीबीआई? सजा का ऐलान होने के बाद इसके बाद लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किए जाने की संभावना है और ज्यादा उम्र, कई बीमारियां और पहले मामले में आधी सजा काट चुके होने के तर्कों के साथ उन्हें बेल दिए जाने की गुहार लगाई जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जल्द ही राजस्व कर्मचारियों के खाली पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही इनके लिए अलग से स्टेट कैडर भी बनेगा। ये जानकारी बिहार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने भागलपुर में परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि बिहार में जल्द ही रेवेन्यू एम्प्लॉयज के 4453 खाली पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही उनके लिए अलग से कैडर भी बनाया जाएगा। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में राजस्व कर्मचारियों का स्टेट कैडर बनाया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके बाद रेवेन्यू एम्प्लॉयज का ट्रांसफर एक दूसरे जिले में भी किया जा सकेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मंत्री रामसूरत राय ने आगे कहा है कि बिहार में 8500 राजस्व कर्मचारियों के पद हैं, लेकिन 1700 कर्मचारी ही फिलहाल काम कर रहे हैं। हालांकि 4453 राजस्व कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य विभाग अब एक खास तरीका रिसर्च करेगा। जलवायु परिवर्तन यानी कि सामान्य मौसम में लगातार बदलाव, औसत से ज्यादा बारिश या फिर ठंड या फिर गर्मी के साथ साथ बाढ़, सुखाड़, चक्रवात के साथ साथ वज्रपात मानव शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ रहा है, इसका अध्ययन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जलवायु परिवर्तन के शरीर पर होने वाले प्रभाव या फिर परिवर्तन मानव शरीर को बीमार तो नहीं बनाता रहा है, इसके अध्ययन की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। यानी कि इस पर रिसर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अध्ययन अलग अलग चरणों में होगा। जब पहले चरण में 4 मेडिकल कॉलेज इस अध्ययन में लगेंगे। जिन मेडिकल कॉलेजों का चयन किया गया है उनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यानी कि पटना एम्स, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि PMCH और NMCH शामिल है। ये चारों स्वास्थ्य संस्थान अपने अपने तरीके से जलवायु परिवर्तन का मानव शरीर पर प्रभाव विषय पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च और उसके निष्कर्ष से सरकार को अवगत कराएंगे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बिहार में लगातार बाढ़, तूफान, वज्रपात का खतरा पहले की तरह अब बढ़ा है। देखा गया है कि इस प्रकार के बदलाव लोगों को बीमार भी बना रहे हैं। बाढ़ की वजह से पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कलरा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और फलेरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसी प्रकार वायु गुणवत्ता प्रभाव होने की वजह से लोगों में सिर दर्द, चिंता का बढ़ना, नाक और गले का संक्रमण, आंखों में जलन, चुभन के मामले भी बढ़े हैं। जब विभाग का आकलन है कि लोगों में बीते कुछ सालों की अपेक्षा यानी कि तुलना आज चिड़चिड़ापन, एलर्जी, फेफड़े का कैंसर, खूनी संबंधित बीमारी, सांस संबंधित बीमारी भी बढ़े हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुखिया समेत जनप्रतिनिधियों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि मुखिया अपनी सुरक्षा के लिए जिला में बने सुरक्षा समिति में अपनी बात रख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग पंचायतों में कई नए मुखिया और अन्य प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग ने यह फैसला लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब कोई दारोगा लेवल का अधिकारी पंचायत प्रतिनिधि की हत्या की जांच नहीं करेगा। बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों की हत्या को लेकर के विभाग के स्तर पर SIT का गठन किया गया है, जिसमें DSP लेवल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।